भूल जाता हूँ मैं। यस। मैं जब मेरा ब्लॉग शुरू किया था मैंने तो उस हिसाब से नहीं किया था कि मैं जब ब्लॉगिंग से या एडसेंस के माध्यम से मैं पैसे कमाऊंगा ऐसा वगैरह कुछ। जस्ट फॉर टीचिंग पर्पस मुझे रिक्वायरमेंट थी, मुझे लगा था कि मुझे ब्लॉग शुरू करना चाहिए। और उसके बाद मैंने मतलब डिसकंटिन्यू हुआ था मैं, मतलब उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग लिखा ही नहीं। मोस्टली लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे, बहुत सारा टाइम था मेरे पास। तो देखो ये जो है ना, ये मेरा ब्लॉग है, इसका मैं आपको एडमिन पैनल दिखा रहा हूँ। इसमें एसईओ योस्ट एसईओ प्लगइन है, इसमें इंस्टॉल है योस्ट एसईओ प्लगइन। और देखो इतने सारे कमेंट्स भी आए हैं तो मैंने देखा भी नहीं इसको। कमेंट्स, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स स्पैमी कमेंट्स होंगे, तो ये भी मैं समझाऊंगा आगे चल के। यहाँ पे देखो कमेंट्स 1050 कमेंट्स हैं मोस्टली। मैंने शायद 10-15 कुछ कमेंट्स अप्रूव किए होंगे, और बाकी के इतने अभी इसको मैंने देखा भी नहीं कितने कमेंट्स है, किसने किया क्या किया। मोर देन 80% जो कमेंट्स होंगे वो स्पैमी कमेंट्स होंगे, स्पैम होगा वो सब, इसलिए मैंने इसको देखा नहीं। देखेंगे, फुर्सत में देखूंगा मैं उसको। और कभी भी प्लगइन्स के अपडेट आए तो उसको अपडेट करते रहना। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ तो कुछ कुछ प्लगइन्स का यहाँ पे हो सकता है अपडेट आया है। जैसे 3 प्लगइन्स का मुझे अपडेट करने के लिए कहा है वहाँ पे, तो अपडेट करते रहना कोई भी प्लगइन। और देखो यहाँ पे है गूगल एनालिटिक्स का ये, तो ठीक है। सो इतने सारे प्लगइन्स आते हैं। और मैं आता हूँ अभी पोस्ट में, ऑल पोस्ट्स में। अब देखो यहाँ पे योस्ट प्लगइन है, और एक मेरा दूसरा भी वेबसाइट है यहाँ पे, ओपन ए बिजनेस वेबसाइट है। इसमें मेरा रैंक मैथ ये प्लगइन है, रैंक मैथ प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रैंक मैथ है, और यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे योस्ट है। तो दोनों का थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं आज थोड़ा, और उसके बाद हम लोग टेक्निकल एसईओ की तरफ चलते हैं, अगर हाँ मिलेगा, टाइम मिलेगा। देखिए यहाँ पे इतने सारे ब्लॉग्स जो है आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं। ये शायद इनको मैं, नो टाइटल है शायद, इनको ट्रैश कर देता हूँ। टेक्निकल एसईओ बहुत ज़रूरी है सीखना। ऑन पेज एसईओ ठीक है, आप समझ जाओगे ऑन पेज एसईओ। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, और उसको भी हम लोग आज थोड़ा सा रिपीट करके देखते हैं। ये ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग, ये जो भी मैंने, मेरा जो ब्लॉग आर्टिकल है मतलब वेबसाइट है, इसमें जितने भी किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, उतना कोई एक्सपर्ट लेवल पे मैंने ऑप्टिमाइज नहीं किया है, उतना टाइम नहीं मिलता है मुझे। बट ठीक है, वो जब भी मैंने कोई सेशन लिया होगा उसमें ही ऑप्टिमाइज किया होगा, उस हिसाब से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे ब्लॉग्स लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 17 18 पकड़ लेते मोस्टली। तो ये सारे के सारे ब्लॉग्स, लास्ट ब्लॉग जो था मेरा, आई थिंक ये 10 सितंबर को था, ठीक है। मतलब 10 सितंबर को ये ब्लॉग लिखा था 2020 में, 2020 में। उसके बाद मैंने अभी फेब 2020 आ गया, 21 आ गया, फिर भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला उतना। कोई मुझे ज़रूरी नहीं लगता, ठीक है। ज़रूरी नहीं लगता इन द सेंस, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है उतना ब्लॉग आर्टिकल लिखने का। तो है बहुत कुछ मेरे पास कंटेंट है, बहुत कुछ नोट्स है, बहुत कुछ मेरा अपना खुद का रिसर्च है, फिर भी टाइम नहीं मिल पाता है। अगर फुर्सत मिली तो लिख देंगे। देखिए यहाँ पे योस्ट एसईओ प्लगइन है इंस्टॉल्ड। और अगर योस्ट एसईओ का प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ राइट साइड में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिलेंगे, जैसे हमें सिग्नल्स पे ऐसे इंडिकेटर्स मिलते हैं, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। तो इस तरीके से ऑरेंज का मतलब होता है कि मैंने जो है यहाँ अगर हावर करके देखता हूँ तो रीडेबिलिटी स्कोर है,
यहाँ अगर मैं हावर करता हूँ तो रीडेबिलिटी स्कोर मेरा कितना है, जैसे ये फीदर का ऑप्शन मतलब ये आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं हावर करता हूँ तो ये रीडेबिलिटी स्कोर है। अगर यहाँ पे मैं हावर करता हूँ तो ये एसईओ स्कोर है, ठीक है। और नंबर ऑफ आउटगोइंग इंटरनल लिंक्स, सॉरी, ठीक है, नंबर ऑफ आउटगोइंग इंटरनल लिंक्स और नंबर जितने भी इंटरनल लिंक्स मैंने दिए हैं इस हिसाब से यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब ग्रीन का मतलब ये है कि एसईओ स्कोर मेरा अच्छा हुआ है बट रीडेबिलिटी स्कोर बहुत पुअर है, नीड्स इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे रेड का मतलब नीड्स इम्प्रूवमेंट, और ग्रीन का मतलब होता है गुड, और ऑरेंज का मतलब होता है ओके, नीड्स इम्प्रूवमेंट, स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट बट ठीक है चल जाएगा। देन और देखिए यहाँ पे जितने भी हैं, और यहाँ पे रीडेबिलिटी भी अच्छी है और यहाँ पे इसका एसईओ स्कोर भी अच्छा है। तो हर ब्लॉग के लिए एसईओ इस तरीके का इंडिकेशन देता है। अगर मैं ये ब्लॉग ओपन करके देखता हूँ, जैसे यहाँ पे इसको मैं एडिट करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आया है, क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे ठीक है ये ब्लॉग है, और यहाँ नीचे अगर आएंगे हम लोग तो आपको एसईओ का स्कोर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो मेटा टाइटल है और मेटा डिस्क्रिप्शन है इस तरीके से अरेंज किया था। देन एसईओ एनालिसिस का जो है ग्रीन सिग्नल बता रहा है, मतलब ठीक है। देखो यहाँ पे हमें एक मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे कहाँ है, देखिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिख रहा है ऊपर में, तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा एसईओ ओके है, ठीक है। हमने ऑन पेज जो एसईओ किया है ऑन पेज के हिसाब से, आउटबाउंड लिंक्स यहाँ पे हमें दिख रहा है ग्रीन हो गया, इंटरनल लिंक्स गुड जॉब, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन वेल डन, की फ्रेज इन गुड इन डिस्ट्रीब्यूशन, की फ्रेज लेंथ ठीक है, की फ्रेज डेंसिटी ग्रेट जॉब, ठीक है। की फ्रेज वॉज फाउंड 7 times, की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वेल डन, ठीक। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ वेल डन, प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज, ठीक है, अच्छा है। टेक्स्ट लेंथ ये भी अच्छा है, 2-3 वर्ड्स का है तो ठीक है, कंसिडर किया है। देन एसईओ टाइटल विड्थ जो है, ये जो टाइटल होता है मेटा टाइटल, इसका भी ठीक है। हमारा जो स्लग होता है, जो यूआरएल जो होता है वो भी ठीक है, मतलब ग्रीन सिग्नल मिला है तो ठीक है। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऑरेंज है, और शायद मैंने कोई ऑल्ट टैग्स नहीं दिए होंगे किसी इमेज को, तो शायद इसी वजह से यहाँ पे ऑरेंज दिखा रहा है, बट ठीक है एवरेज है। और यहाँ पे की फ्रेज इन टाइटल नहीं है, नॉट ऑल द वर्ड्स फ्रॉम योर की फ्रेज एड जॉब्स टू मेक मनी ड्यूरिंग द लॉकडाउन अपेयर इन द एसईओ टाइटल। तो की फ्रेज नहीं है टाइटल में, और की फ्रेज इन सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स में जैसे मैंने H2 H3 सब हेडिंग्स दिया होगा, तो यहाँ पे की फ्रेज नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो रीडेबिलिटी जो है गुड है, और एसईओ भी यहाँ पे दिख रहा है गुड, गुड दिखाई दे रहा है। और बाकी के अगर ऑप्शंस में आते हैं हम लोग, तो जैसे रीडेबिलिटी स्कोर है, तो रीडिंग ईज है, स्कोर अच्छा दिया है, ठीक है, 72.1, पैसिव वॉइस यू आर यूजिंग इनफ एक्टिव वॉइस, दैट्स ग्रेट। consecutive sentences, subheading distribution, paragraph length, सेंटेंस लेंथ, ट्रांजिशन वर्ड्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया है। स्कीमा के बारे में हम लोग बाद में बोलने वाले हैं, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया पे अगर हम कोई शेयर करते हैं तो
उसका इमेज, देन जो टाइटल है, इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कल बताया। तो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा है, टाइटल वो एक्चुअली वहीं से फेच किया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इंसर्ट करना है तो ट्विटर के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए हम लोग कर सकते हैं। देन अगर मैं अपने ब्लॉग आर्टिकल पे आता हूँ तो यहाँ पे ना मैंने गुटेनबर्ग एडिटर नहीं है, गुटेनबर्ग एडिटर जो है जो कल हमने लिया था, गुटेनबर्ग एडिटर होता है वो, जो हम लोग ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, दो एडिटर होते हैं। पहले आता था क्लासिक एडिटर, ये है क्लासिक एडिटर, इसमें जो मैंने लिखा है ये क्लासिक एडिटर है। और कल जो हम लोग ब्लॉग वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे थे वो होता है गुटेनबर्ग एडिटर, ठीक है। तो उसको भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये है गुटेनबर्ग एडिटर और ये है क्लासिक एडिटर। दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा ईज लगता है और यहाँ पे भी इजी है, ऐसा कोई ये नहीं है, यहाँ पे भी इजी है और ये भी इजी है। आपको जो पसंद है उसको आप हिसाब से कर सकते हो। क्लासिक एडिटर भी एक प्लगइन करके आता है। तो मोस्टली आजकल नया वर्डप्रेस जो होता है, थीम भी होती है, सपोर्ट करती है गुटेनबर्ग एडिटर को ही। तो गुटेनबर्ग एडिटर ही आप यूज करो मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिए यह हर किसी के लिए मैंने शायद ऑल टैग्स नहीं दिए थे। ऑल टेक्स्ट, ये फीचर्ड इमेज है। एडिट करना है तो इस इमेज को हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे दिया है मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट, कैप्शन दे सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई इमेज है, ठीक है, यहाँ पे हमें साइड में ही अगर हमको क्लिक करना है तो इसको साइड में ही हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल टेक्स्ट, ठीक है, यहीं पे हम लोग यहाँ पे इसको ऑल टेक्स्ट दे सकते हैं गुटेनबर्ग एडिटर में। और मोस्टली जब हम लोग इस पिक्चर को यहाँ अपलोड कर रहे हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में या एडमिन पैनल में, तो जब हम लोग पिक्चर को अपलोड करते हैं तो तभी, जैसे यहाँ मीडिया में आता हूँ मैं, तो तभी क्या करना है आपको, जैसे ये पिक्चर है तो तभी इसको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ऑल टेक्स्ट दे देना है, इसका टाइटल जो है ये दे देना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे कहीं कहीं से इमेज डाउनलोड करते हैं तो वही का एक यूआरएल होता है या वही का एक टेक्स्ट होता है, तो उसी को हम लोग एडिट नहीं करते, रीनेम नहीं करते उस इमेज का टाइटल वैसे ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए यंग स्टूडेंट, तो वैसे ही हम लोग लिख दिए यहाँ पे यंग स्टूडेंट। तो इसको भी एडिट करना है, इस इमेज को एडिट करो, इसको रीनेम करो। देन उसका कोई कैप्शन है तो कैप्शन लिखो, डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन भी लिखना ज़रूरी है। ये भी ऑन पेज एसईओ में ही आता है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग इसको अगर टाइटल में ले रहे हैं तो इसका यूआरएल भी वैसे ही बन जाता है। चलिए, हाँ यस, ऑल टेक्स्ट क्या होता है? ऑल टेक्स्ट थोड़ा यानी, वैसे तो मुझे पता है ऑल टेक्स्ट का। हाँ हाँ, हाँ हाँ ऑल ऑल टेक्स्ट यानी कि जो जो इमेज हम लोग ले रहे हैं, जैसे ये इमेज है तो इसका इसका टाइटल क्या है ना। ऑल टेक्स्ट या टाइटल वही एक ही होता है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मतलब ये इमेज का टाइटल और या फिर हम लोग जो ब्लॉग लिख रहे हैं उसका टाइटल, ऑल्टरनेटिव टाइटल। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई इमेज सर्च होता है
यहाँ पे जैसे मैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग ये करता हूँ मैं। हाउ टू स्टार्ट स्टार्ट अ ब्लॉग। अगर कोई इमेज से होके सर्च करता है तो ओके। यहाँ पे हमें इमेज का टाइटल के साथ ये इमेज किस किस चीज के लिए बनी है यहाँ पे भी टाइटल भी शो हाँ हो रहा है। तो हम लोग क्यूरियोसिटी के हिसाब से, लोगों को पता नहीं होता है ना, लोग इमेजेस हाँ। सर्च करने आते हैं गूगल में, तो यहाँ से भी हमें ट्रैफिक आता है। तो अच्छा ओके। अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है ना गूगल इसको भी कंसीडर करता है। गूगल के इमेज बॉट्स जो आते हैं ना, गूगल के वेरियस बॉट्स होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। तो गूगल का इमेज बॉट आता है तो इसको भी वो रैंकिंग फैक्टर कंसीडर करेगा। और ये भी हमें जैसे ये जो इमेजेस है टॉप पे दिखा रहे हैं, इसको भी वो हाँ हाँ। दिखाएगा रिजल्ट्स में, इमेज रिजल्ट्स में। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, ओके। ये इमेज है, इसका अल्टरनेटिव हाँ टेक्स्ट हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट इस ये है, इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये है। तो बेसिकली इमेज का ओके। है, जो भी हमारा ब्लॉग का टाइटल होता है वही अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना है, ठीक है। हाँ। ओके। ओके ओके। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे भी होता है ना लाइक फोटोज तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो वो भी मतलब लाइक कैसे काम करता है वो वहाँ पे लाइक। इंस्टाग्राम पे हाँ मतलब इंस्टाग्राम पे होता है ना कि अपन कुछ फोटो शेयर करें तो उसमें एक और टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, वो लाइक उसमें रीच में हेल्प करता है शायद, पता नहीं, आई वांटेड टू नो दैट। इंस्टाग्राम में अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है? हाँ होता है हाँ वो सर, होता फोटो। है होता है। इंस्टाग्राम में अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है? हाँ यस। सर, होता है ना अपना। इसमें लाइक फोटो अपलोड करते हैं ना, तभी एक्स्ट्रा ऑप्शंस में आता है, ऑल टेक्स्ट दे सकते हो उसको। तो अच्छा। उससे मतलब लाइक क्या उससे, हाँ उससे रीच हाँ हाँ, का वो इवन करता है फेसबुक पे हाँ। भी रहता है। हाँ फेसबुक पे रहता है मुझे पता है, बट इंस्टाग्राम पे रहता है। मैं इंस्टाग्राम वगैरह यूज हाँ, नहीं करता, फेसबुक पे भी बस रहता है। एक्चुअली मैं। सर एडवांस, हाँ इंस्टाग्राम पे एडवांस एडिट वाला ऑप्शन हाँ, आता है ना, एडवांस वहाँ पे ऑप्शन है। होता है। हाँ अच्छा एडवांस अच्छा, में होता ओके है। ओके ओके। मैं स्पेशली सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही हूँ ना, तो दैट्स व्हाई मैंने पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, मुझे देखना पड़ेगा। यस सर। ओके। हाँ हाँ सर कोई नहीं। एडवांस कहाँ पे है, एडवांस का ऑप्शन? अल्टरनेटिव टेक्स्ट, हाँ यस यस, मिल गया मिल गया, यस यस, ऑल टेक्स्ट है। एडिट में जाओ तो यस यस एडिट है, में क्या? हाँ है। एडिट में जाओ, आप किसी इमेज को सर्च कर लो, एडिट में है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, यस यस। तो मतलब लाइक आई वांटेड टू नो कि इंस्टाग्राम पे वो ऑल टेक्स्ट मतलब कैसे काम करती है, तो वो चीज़ मुझे पूछना है। नहीं, इंस्टाग्राम पे ऑल टेक्स्ट दो आप, वो सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए है। रिकॉग्निशन यानी कि हम लोग किस चीज का हमने ये किया है, बट वो रैंकिंग फैक्टर या वहाँ पे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का जो भी होगा वो हो सकता है। बट मोस्टली अगर सोशल मीडिया पे अगर कोई ट्रेंड होता है तो हैशटैग से होकर ही ट्रेंड होता है ओके सर है ओके। ना। ऑल हाँ टेक्स्ट हम सर। लोग फॉर द नॉलेज या इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ऑप्टिमाइजिंग लेवल से कुछ होगा। नहीं मतलब लाइक ऐसे था, मैंने कहीं पे पढ़ा था लाइक कि उसमें अगर आप ऑल टेक्स्ट देते हो तो लाइक जैसे से फॉर एग्जांपल आप लीड जनरेशन का कुछ दे रहे हो, और तो वो लीड जनरेशन वाले मतलब लाइक पोस्ट पे मतलब लाइक वहाँ पे आपका रीच मतलब ज्यादा, मतलब वो आपके हम्म टारगेटेड ऑडियंस तक वो मतलब पहुंचने में वो हो आपकी हेल्प सकता है, हो करते हैं। सकता है, हो सकता है। हाँ। हाँ हो सकता है। एक्चुअली मैं उतना इंस्टाग्राम मैं उतना यूज नहीं करता। आई एम स्पेसिफिक, माय नीश इज ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। मैं कभी अच्छा इंस्टाग्राम पे ओके उतना ओके। हाँ उतना एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। और ना ही मुझे हाँ। इंस्टाग्राम के उतने डिटेल में उतना कुछ जानकारी है। मैं कभी मतलब ठीक है, मेरा अकाउंट है, प्रोफाइल है ना, मुझे मेरे कुछ उतने फॉलोअर्स है ना, मैं रेगुलरली अपडेट रहता हूँ वहाँ पे इंस्टाग्राम पे। सिर्फ मुझे ओके एडवर्टाइजिंग के बारे में पूछो, उसके टेक्निकलिटीज के बारे में पूछो। इंस्टाग्राम ओके। इंस्टाग्राम का क्या है मुझे कुछ पता नहीं उतना, ठीक है। मुझे नहीं एडवर्टाइजिंग मेरा मार्केटिंग। मेरा पूरा। हाँ हाँ। नहीं बोलो बोलो। मेरा पूरा लाइक मेरे जो क्लाइंट्स है वो सारे इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए आते हैं। हाँ तो तीन स्पेसिफिक चार निश है हो तो। सकता है ना, स्पेसिफिक आपका जो भी इंटरेस्ट है हाँ वो हो हाँ। सकता है।
हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर, चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ यस यस, क्योंकि वो डाइवर्ट हो गया टॉपिक, इंस्टाग्राम कहाँ पे आ गए हम लोग एसईओ में। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, कोई इशू नहीं। देखिए यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, क्योंकि इमेज सर्च अगर कोई करता है तो इमेज सर्च के हिसाब से भी हम लोग गूगल को उसको हम लोग एक रैंकिंग फैक्टर मान सकते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देना जरूरी है, डिस्क्रिप्शन भी देना जरूरी है उतना ही। ये हम लोग बेसिकली ध्यान नहीं देते वेबसाइट बनाते वक्त या ब्लॉग पोस्ट करते वक्त, इन इमेजेस को यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट वगैरह जो है टाइटल वगैरह देते नहीं है, तो ये देना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। देन यहाँ पे जैसे इंटरनल लिंकिंग्स एक्सटर्नल लिंकिंग्स होंगे, जैसे यहाँ पे ये मेरा ही एक कोई ब्लॉग है, कॉमन मिथ्स ऑफ कोविड-19, ये मैंने कुछ लिख दिया था मतलब नीश नीश से हटके हैं, बट ठीक है, कोई टाइम पास के लिए लिख दिया होगा। देन फ्रीलांस के बारे में कोई ब्लॉग होगा, freelancer.in का मैंने ये दिया था। देन एक्सटर्नल लिंक, ठीक है, तो इस हिसाब से एसईओ का स्कोर मुझे मिल गया। अच्छा, बाकी के भी ब्लॉग्स हैं, जैसे ये है, इसको ग्रीन और ऑरेंज सिग्नल्स मिले हैं, तो ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, उन पॉइंट्स को अगर आप रेगुलरली या अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको 100% स्कोर मिलेगा। और ऑन पेज एसईओ की हिसाब से आपका जो है पेज अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा। बट सिर्फ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया है, क्या हो गया, ये योस्ट का हो गया। अगर हम लोग रैंक मैथ यूज कर रहे हैं, मोस्टली अगर हम लोग एलिमेंटर पेज बिल्डर अगर यूज करते हैं, तो एलिमेंटर पेज बिल्डर का एक बेनिफिट ऐसा है कि रैंक मैथ प्लगइन उसको 100% और एक ईज प्रोवाइड करता है एसईओ के हिसाब से। ठीक है, तो ये है, क्योंकि जैसे ये मेरी वेबसाइट है दूसरी, तो यहाँ पे मैंने रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल किया एसईओ का। तो जैसे यहाँ पे योस्ट का ही किया था, यहाँ पे रैंक मैथ का किया है। तो जैसे यहाँ पे योस्ट हमें ये स्कोर बताता है, ठीक है, इस हिसाब से ग्रीन और ये सिग्नल्स। लेकिन रैंक मैथ जो है यहाँ पे हमें ऐसा स्कोर बताता है, एसईओ डिटेल्स। जैसे कीवर्ड हमने सेट किया है कि नहीं, हमारा फोकस कीवर्ड कौन सा है। स्कीमा के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, स्कीमा, ठीक है, स्कीमा बार बार आ रहा है, तो हम लोग इसको देखते हैं बाद में। लिंक्स कितने दिए हैं मैंने, एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स। देन स्कोर कितना मिला है, आउट ऑफ 100 69 मिला है इस पेज को मिला है 76, इसको इस पेज को मिला है, इसको ऑरेंज मिला है, मतलब ठीक है, गुड है, मतलब ओके है, गुड नहीं बोल सकते, ओके ठीक ठाक है। इसको है पुअर मिला है होम पेज को, तो 30 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100, तो फेल हो गया ये बंदा। इसको इंटरनल लिंक्स एक्सटर्नल लिंक्स, देन इस तरीके से इसको सर्विसेज को मिला है 82, तो ठीक है, बढ़िया है, मतलब ग्रीन मिला है तो ओके है, गुड है। तो इस हिसाब से अगर मैं किसी एक पेज को यहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे मान लो कि सर्विसेज पेज को एडिट विथ एलिमेंटर के साथ मैं ओपन करता हूँ, तो रैंक मैथ का ये ऑप्शन अच्छा है कि ये जैसे पेज बिल्डर के साथ भी एक एलिमेंट आता है यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया है। बहुत टाइम ले रहा है। हो गया। देखिए यहाँ पे आपको, जैसे मैंने एलिमेंटर के बारे में पढ़ाया था शुरुआत में, वेबसाइट डिजाइनिंग का जब हमारा पार्ट सेशन चल रहा था, तब मैंने आपको एलिमेंटर के बारे में पढ़ाया था। ये एलिमेंट्स होते हैं, अब यहाँ पे मैं वो सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, ये एलिमेंट्स होते हैं और ये क्या होता है। यहाँ पे एक
ऑप्शन ओपन हो गया है एसईओ का, ठीक है। तो यहाँ जैसे योस्ट हमें ये प्रोवाइड करता है, नीचे योस्ट हमें यहाँ नीचे जो कहाँ गया वो, योस्ट के जो भी रिकमेंडेशंस है जो नीचे आते हैं, हमें इसको फॉलो करना होता है। वैसे ही हम लोग अगर कोई बिजनेस पेज या उसको ऑप्टिमाइज करना है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो रैंक मैथ जो है ना, रैंक मैथ ये हमें इस तरीके का एक फीचर प्रोवाइड करता है, तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जैसे हम लोग पेज बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे साइमल्टेनियसली इसको हम लोग ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एडिट स्निपेट है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हमारा टाइटल, परमालिंक, देन डिस्क्रिप्शन इस तरीके से सेट कर सकते हैं। मतलब गूगल मोबाइल में कैसे दिखेगा, डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा, इसको भी हम लोग यहाँ पे फोकस कीवर्ड, ये हमारा इस तरीके से अगर कोई सर्च करता है तो यहाँ पे इस तरीके से उसको रिजल्ट दिखेगा। तो बहुत ही मुझे अच्छा इसलिए लगता है ये प्लगइन, क्योंकि इतने सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हैं, मोस्टली एडवांस। और आगे चल के मुझे लगता है ना, ये योस्ट को भी बीट कर देगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से रैंक मैथ को बनाने वाले कोई इंडियंस ही है। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, इस प्लगइन को बनाने वाले इंडियंस ही हैं, कुछ कोई बंदा है इंडियन, उसने ही बनाया है इस प्लगइन को। तो ये है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे 60 वर्ड्स लिखने हैं, मैंने 95 दिया है, तो ये भी बता रहा है। देन वर्ड्स का भी काउंट बता रहा है। पेज वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट्स के पेजेस के लिए ये रैंक मैथ प्लगइन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, अगर हम लोग एलिमेंटर के साथ अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि साइमल्टेनियसली हम लोग जैसे पेज क्रिएट कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी हमें ये बताते रहता है कि जैसे हम लोग कोई कंटेंट या टेक्स्ट एडिट कर रहे हैं या पेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें उसका रिजल्ट भी बताएगा कि हमें कौन से पॉइंट्स को फोकस करना चाहिए, क्या हमारा यहाँ पे एरर है, एरर्स भी बता रहा है यहाँ पे। और ऐसे नीचे नीचे जाओ तो बाकी की भी ऑप्शंस हमें वो सजेस्ट करता है ना। गुड, अच्छा है मुझे। यस यस। हाँ, मुझे अच्छा लगा ये प्लगइन। और यहाँ पे भी अगर ये जनरल सेटिंग्स है, जनरल जो ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स है, इसमें हमें वो सजेस्ट कर रहा है। देन अगर यहाँ पे आओ तो robots.txt का, इसको इस पेज को मुझे इंडेक्स करना है या नहीं करना है, तो यहीं पे मैं इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको robots.txt के बारे में बताऊंगा वैसे आगे चल के, क्योंकि इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हमें डिटेल में कवर करना है। मेटा, रोबोट्स मेटा, ये ये भी कैनोनिकल टैग क्या है, तो ये भी हम वो लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और मुझे मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है ये प्लगइन, ठीक है। स्कीमा, देन यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए हम लोग किस तरीके से इसको ये कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ये है रैंक मैथ का प्लगइन, जो एलिमेंटर के साथ इसका एक शायद हो सकता है कोई कोलैबोरेशन होगा, दैट्स वाई ये एक एलिमेंटर के प्लगइन के बाजू में ही आपको एक ऑप्शन दे रहा है एसईओ के साथ, एसईओ का, ठीक है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। मुझे अच्छा लगा, आप भी अगर एलिमेंटर यूज करोगे तो करना, क्योंकि एलिमेंटर का मैंने आपको पढ़ाया था। एलिमेंटर के साथ पेज बिल्डर कैसे, एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ कैसे वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वेबसाइट के पेजेस बनाते हैं। अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो हमें साइमल्टेनियसली दिखा ही रहा है, हम लोग पेज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको सिंपली एडिट भी करता हूँ, इसको मैं दूसरे टैब में ओपन करता हूँ, अभी सिंपली एडिट भी करता हूँ तो भी वो मुझे दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिमेंटर के साथ ही वहाँ पे ये साइड बार में दिखा रहा है, यहाँ पे भी ये साइड बार में दिखाएगा। ये गुटेनबर्ग जो भी एडिटर है इसमें, यहाँ पे भी साइड में दिखाएगा। यहाँ पे भी मुझे इसका स्कोर, यहाँ से भी मैं इसको ये कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी जो भी जितने भी ऑप्शंस वहाँ थे, यहाँ थे, वो उतने ही ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिमेंटर के साथ ही करेगा, ये सिर्फ एलिमेंटर के लिए ये प्लस पॉइंट है। बट अगर हम लोग कोई दूसरा भी पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से वो रैंक मैथ सभी चीज़ों को, सभी पेज बिल्डर्स को सपोर्ट करेगा, इस तरीके से जैसे योस्ट करता है, ठीक है। जैसे ये राइट साइड बार में मुझे दिख रहा है,
ठीक है। तो ये है कुछ जो रैंक मैथ और योस्ट का अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो दोनों ही बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं। आई हाईली रिकमेंड दिस प्लगइन्स। ब्लॉगिंग के लिए योस्ट है और वेबसाइट डिजाइनिंग या बिजनेस वेबसाइट्स के लिए रैंक मैथ मुझे अच्छा लगता है। और बाकी के भी प्लगइन्स हैं, ऑल इन वन एसईओ वो भी अच्छा है, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया। यूज़ किया है मतलब उसको मुझे उतना वो फ्रेंडली नहीं लगता। ठीक है, तो ये है, इस हिसाब से हम लोग ऑन पेज एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स को यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताए थे, शायद इसको रिपीट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वर्ड काउंट, कीवर्ड्स डेंसिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट्स, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होती है ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, देन ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स जो है। ठीक है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। ओके फाइन। हाँ सर, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके ठीक है। सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और हम लोग आते हैं अभी टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में, अब टेक्निकल एसईओ क्या होता है? जैसे आपकी वेबसाइट में अगर टेक्निकल एसईओ अच्छा नहीं है तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। अब टेक्निकल एसईओ का टर्म ही है टेक्निकल, तो टेक्निकलिटीज आएंगी वहाँ पे। बैकएंड की जो भी हमें टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वो हमने सही से नहीं किया तो हो सकता है हमारी वेबसाइट परफॉर्म ना करे, और परफॉर्म नहीं ही करेगी अगर कुछ चीज़ें हमने अच्छे से नहीं करी है तो। आप अपनी वेबसाइट पर कंटेंट को छोड़कर जो भी कुछ करते हो ना, तो उसे हम लोग टेक्निकल एसईओ कहेंगे। ठीक है, तो वो उसका सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर मैं यहाँ पे किसी एक चीज का एग्जांपल लूं, अगर मैं लेता हूँ शॉपिंग मॉल में, अगर आप गए, देखो यहाँ पे मॉल की इमेजेस हैं। अब मॉल के इमेजेस में आप लोग गए तो मॉल में उसका आर्किटेक्चर जो है ना इतना बढ़िया होता है, इतना मतलब ज़बरदस्त होता है कि आपको वहाँ पे किसी भी चीज़ की मतलब परेशानी नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। तो उसका आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया होता है, मतलब जो भी है एग्जिट गेट, एंट्री गेट, वहाँ पे जो क्या बोलते हैं एलिवेटर्स होते हैं, और नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ओपन स्पेस बहुत बड़ा होता है। देन एंटरटेनमेंट के हिसाब से मूवीज मल्टीप्लेक्स भी होते हैं, और नीटनेस और क्लीनलीनेस भी होता है वहाँ पे। देन बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स भी होते हैं, शॉप्स होते हैं। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो अगर वो सिटी के प्राइम लोकेशन में है तो और ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे, और ज़्यादा लोग उसको विजिट करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये भी एक एसईओ का ही फैक्टर हम लोग मान सकते हैं। जैसे आर्किटेक्चर हो गया, उसका नेविगेशन हो गया, और हमें किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं हो रही है वहाँ पे, हमें कुछ भी चीज़ें सर्च करनी है तो ये मॉल है और ये टेक्निकल एसईओ दोनों काइंड ऑफ जो है सिमिलरिटी है। क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूजर्स को डिफिकल्ट हो रही है समझने के लिए, या फिर गूगल के बॉट्स को, सर्च इंजन के बॉट्स को, गूगल के यानी कि जो भी सर्च इंजन होगा उनके बॉट्स को अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है हमारी वेबसाइट को समझने के लिए, या यूजर्स अगर आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे उनको किसी भी तरह का अगर साइट में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, साइट में नेविगेशन का प्रॉब्लम है, या टेक्स्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है, अननेसेसरी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको समझ में नहीं आ रही है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारी साइट का जो है टेक्निकल एसईओ हमने प्रॉपरली नहीं किया है। जैसे वेबसाइट की स्पीड होती है, लोड नहीं होता है फास्ट, और यूज़र जो है परेशान हो जाता है कि वेबसाइट नहीं लोड हो रही है तो वो एग्जिट कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना टेक्निकल एसईओ में आती है। और टेक्निकल एसईओ नीड टू डू फर्स्ट टाइम एंड देन मेंटेन योर टेक्निकल एसईओ। ये सभी चीज़ें जो मैं अभी आपको अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे,
आज और कल की डेट में ये हमारा जो पूरा टेक्निकल एसईओ आई थिंक कंप्लीट होगा, आई होप सो। तो ये जो सारी चीज़ें जो भी है इस टेक्निकल एसईओ के जो पॉइंट्स होते हैं, जो भी ऑप्शंस हैं हमें करने होते हैं, तो वो वन टाइम करने होते हैं और उसके बाद उसको मेंटेन करना होता है टाइम टू टाइम। अब मेंटेन कैसे करना है और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें वन टाइम करनी है, आइए चलिए देखते हैं। जैसे टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डोमेन नेम एंड सर्वर लोकेशन यानी डोमेन और होस्टिंग, ये भी एक टेक्निकल एसईओ में आता है। इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देन पेज स्पीड, ये भी हमारा एक टेक्निकल एसईओ का पॉइंट है। देन साइट आर्किटेक्चर, ये भी एक, ठीक है, वन बाय वन हम लोग देख रहे हैं उसको, सबको, सभी पॉइंट्स को। देन एसएसएल सर्टिफिकेट, देन 404 एरर्स, देन ब्रोकन लिंक्स, देन मोबाइल फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिवनेस, देन रोबोट्स डॉट टी एंड साइट मैप, ठीक है, यहाँ पे XML साइट मैप आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे XML साइट मैप, robots.txt and schema markup, canonicalization and 301 and 302 redirects। इनमें से कितने पॉइंट्स आपको फैमिलियर लग रहे हैं और कितने अनफैमिलियर लग रहे हैं, बता सकते हो किसी ने किस ठीक है, अभी कुछ चीजें जो है, 6। हाँ बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस यस, मेरा सॉरी हाँ। नेट कनेक्शन। 6 पॉइंट्स पता है, 5 नहीं पता। ओके, कौन से? डोमेन नेम, होस्टिंग, हम्म पेज स्पीड, साइट हम्म आर्किटेक्चर, एसएसएल सर्टिफिकेट, हम्म देन मोबाइल फ्रेंडली एंड हम्म रिस्पॉन्सिवनेस और हम्म। और कौन सा बोले? एक्सएमएल साइट मैप। XML सेट में, ये तो हमने डिस्कस करे थे पिछली बार। और यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हेलो, हाँ अन्ना, मैं क्लास में हूँ तो एक 10 मिनट में कॉल करता हूँ, सॉरी। हाँ, ये मुझे कॉल आया था। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ। हाँ उसका प्लगइन आता है ना एक्सएमएल साइट मैप का, वो डायरेक्टली मैं इंस्टॉल कर देता हाँ, XML साइट मैप के बारे में मैंने गूगल सर्च कंसोल हूँ। का जब हाँ हमने सेशन लिए वो थे तो वो हमें कैसे करना है वो भी मैंने बताया था, हाँ वो भी है ना। गूगल सर्च कंसोल का। हाँ, गूगल हाँ सर्च कंसोल के बारे में मैंने XML साइट मैप जनरेटर भी बताया था, और कुछ उसको अगर हम लोग प्लगइन का इस्तेमाल नहीं करते, और भी ऐसे XML साइट मैप के कुछ कुछ जो पॉइंट्स है मुझे बताने हैं आपको, तो वो भी आपको बताना है मुझे, ठीक है। तो वो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने नहीं सुना होगा, robots.txt स्कीमा, देन कैनोनिकलाइजेशन, कैनोनिकल टैग्स बोलते हैं उसको, 301 302 रिडायरेक्ट्स, ब्रोकन लिंक्स, देन 404 एरर्स, ये हमको अभी आगे चल के पढ़ने हैं, ठीक है। इनमें से कुछ पॉइंट्स हम लोग आज आज लेते हैं और कुछ हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला है वेब होस्टिंग एंड डोमेन नेम। अब डोमेन नेम जो है हमारा, या वो हमें किस तरीके से खरीदना है, जैसे हमारा ब्रांड नेम है, अगर हमने किसी कंपनी या जो भी किसी का ब्रांड होता है तो उसका तो ठीक है, ब्रांड नेम चल जाता है, क्योंकि उसको उस हिसाब से हमें एसईओ करना होता है। देखिए, लेकिन अगर हमारा खुद का नाम है या कीवर्ड है, किसी कीवर्ड से, जैसे ब्लॉगिंग है, तो इस हिसाब से हमें डोमेन खरीदना होता है, ठीक है। और होस्टिंग का जो है, होस्टिंग अगर चीप होस्टिंग ले रहे हैं, जैसे मान लो कि वेबसाइट पे ट्रैफिक इनिशियली तो नहीं रहता है, बट अगर वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज होता है और हम लोग कोई अगर चीप होस्टिंग यूज कर रहे हैं सस्ती सी, तो वहाँ पे ना स्पैमी लिंक्स बहुत सारे आते हैं, और वो होस्टिंग क्या करता है, स्पैम हमारी वेबसाइट पे क्रिएट करते रहता है। स्पैम क्या क्या बोलते हैं उसको, जो है कमेंट्स, स्पैमी कमेंट्स और बाकी की सारी चीज़ें, स्पैम फोल्डर्स हमारे जो है टेम्पररी फाइल्स हमारे होस्टिंग में जमा होके रहती है। गूगल ऐसी जो है ना वेबसाइट्स को जो चीप होस्टिंग में होस्टेड है, ऐसी साइट्स को पेनलाइज करता है। तो हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम जब भी होस्टिंग खरीदते हैं तो रेप्यूटेड कंपनी से और रेप्यूटेड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से ही खरीदना चाहिए। तो ये है एक चीज़, क्योंकि वो भी एक टेक्निकल एसईओ का पॉइंट ही है।
इन केस अगर हमारा वेबसाइट अगर कोई रैंकिंग फैक्टर के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं और वेबसाइट मतलब बिजनेस हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं तो होस्टिंग अच्छा रहना चाहिए। शेयर्ड होस्टिंग ही लेना, लेकिन अच्छी कंपनी से लेना लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग सोच रहे हैं तो। ठीक है। और अगर कीवर्ड के हिसाब से जैसे डोमेन्स ले रहे हैं तो जैसे एग्जैक्ट कीवर्ड होते हैं, जैसे अगर हम लोग सपोज एक एग्जांपल बताता हूं मैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर हम लोग कोई ब्लॉग या वेबसाइट बना रहे हैं तो governmentjobs.com या governmentjobs.in एग्जैक्ट कीवर्ड वहां पे रहना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के हिसाब से हम लोग अगर कोई ब्लॉग या फिर वेबसाइट बना रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल ये शब्द आना चाहिए, मार्केटिंग ये शब्द आना चाहिए, है ना, वर्ड आना एग्जैक्ट, उसको एक मीनिंग प्रोवाइड करता है उस। और गूगल के बॉट्स को भी समझता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज जो है या पर्टिकुलर ब्लॉग या वेबसाइट इस फील्ड से बिलोंग करती होगी या इस नीश से रिलेटेड ये इसका टॉपिक होगा। तो डोमेन्स को इंडिकेशन जाता है उस तरीके से। डोमेन खरीदने का ये भी एक पर्पस होता है कि एग्जैक्ट अगर हम लोग कोई वर्ड उसमें है हमारे डोमेन में हमारे निश से रिलेटेड तो वो भी एक रैंकिंग फैक्टर में काउंट हो सकता है। ठीक है, जैसे मेकिंग मनी ऑनलाइन तो makemoneyonline.net.in, ठीक है, इस तरीके से हम लोग एग्जैक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने एक नोट भी दिया है, गूगल प्रीफर्स एग्जैक्ट मैच डोमेन इफ इट प्रोवाइड्स क्वालिटी। तो ये भी एक पॉइंट है आपको नोट करने लायक कि गूगल ऐसे जो कीवर्ड्स रिलेटेड जो एग्जैक्ट कीवर्ड होते हैं हमारे डोमेन में उसको रेफर करता है। तो डोमेन सिलेक्ट करते वक्त, डोमेन खरीदते वक्त ये भी एक ध्यान में रखना जरूरी चीज़ है। और इसका कोई टेक्निकल कोई मतलब इसका टूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी सिर्फ ये जानकारी के लिए, ये सिर्फ थेरोटिकल पार्ट है, तो ये सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई टेस्टिंग या टूल्स हम लोग इसके लिए कोई यूज करने वाले नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये पीपीटी है, स्लाइड है। देन पेज स्पीड इनसाइट। अब पेज स्पीड के लिए हमने तो गूगल का एक टूल यूज कर लिया था, गूगल पेज स्पीड इनसाइट। और उसके बाद और भी कुछ जो है टूल्स होते हैं, जीटी मैट्रिक्स है और पिंगडम जो है, पिंगडम एक वेबसाइट है, ऑडिट वेबसाइट, ऑडिट कर सकते हैं उसमें। तो इसका भी एक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं जीटी मैट्रिक्स अगर टाइप करता हूँ तो वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग यहाँ पे मुझे शो होगा। यहाँ पे मैं अगर किसी भी वेबसाइट का, जैसे मान लो इसी का मैं ये कर लेता हूँ URL कॉपी, और gtmetrics.com, ये वेबसाइट की स्पीड और बाकी की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करेगा। थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, इसको हम लोग अगर देखते हैं तो ये भी एक अच्छा टूल है। जैसे हम लोग गूगल पेज स्पीड इनसाइट का जैसे हम लोगों ने देखा था, गूगल पेज स्पीड इनसाइट, यहाँ से भी हम लोग अपनी साइट का जो है स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि उसका डिटेल में मैंने आपको बताया था वैसे भी पेज स्पीड के बारे में। देन एक और साइट है पिंगडम साइट स्पीड, इसको अगर हम लोग सर्च करते हैं गूगल में तो यहाँ पे भी हम लोग इसको सर्च कर सकते हैं, टेस्ट फ्रॉम। ठीक है, कैसे भी करो, क्या होता है। देखिए यहाँ पे गूगल पेज स्पीड इनसाइट बता दिया है 18%, 28%, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और इसको मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, LCP, जैसे यहाँ पे हमने लो LCP के बारे में पढ़ा था, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट के वगैरह वगैरह क्या होता है। ठीक है, वही है। ठीक है, 43%, 86% स्ट्रक्चर अच्छा है वैसे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये भी टूल्स हैं, फुल्ली लोडेड 6.4 सेकेंड्स में, और यहाँ पे मुझे बता रहा है फुल्ली लोडेड जो है 20 सेकेंड्स या फुल्ली, हाँ ये लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट यानी कि वही होता है फुल्ली लोडेड। टोटल पेज साइज 1.7 MB। ठीक है, इस तरीके से हमें वो साइट का जो है मैट्रिक्स सेम ही होता है जैसे मैंने गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स का मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से बाकी के भी जो जो
ऑप्शंस है या उनके जो मेजरिंग जो भी है ऑप्शंस, वो वही सेम है जो गूगल पेज स्पीड इंसाइट में। समवट नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो मीनिंग है वही सेम ही है, ठीक है। टीबीटी यानी टोटल ब्लॉकिंग टाइम, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, सीएलएस, एलसीपी, ठीक है। सीएलएस क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट के बारे में, जैसे पिंगडम में मैंने अभी आपको बताया था, तो यहाँ पे भी 1.9 समवट नंबर सेम है, यहाँ पे 4.22 सेकेंड्स बता रहा है, तो यहाँ पे टोटल जो टाइम बता रहा है यहाँ पे कहाँ गया, 6.4 सेकंड बता रहा है फुल लोडेड। तो ये है, इस हिसाब से हम लोग ये जो टूल्स हैं, पिंगडम, जीटी मैट्रिक्स, गूगल स्पीड इंसाइट, पेज स्पीड इंसाइट, ये टूल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं हमारी पेज लोडिंग साइट की जो है। और इस हिसाब से अगर हमारा पेज अगर कुछ प्रॉब्लम दे रहा है या लोड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी हमें कुछ प्लगइन्स है जो आई हाईली रिकमेंड, वो प्लगइन्स हमें यूज करने चाहिए हमारी वेबसाइट्स में। और ये पेज स्पीड का क्या इशू है और पेज स्पीड, लोडिंग स्पीड कैसे बढ़ेगा, तो ये भी हमें देखना है। अगर मैं एक टूल है thinkWithGoogle.com, thinkWithGoogle.com पे मैं आता हूँ, थिंक विथ गूगल, इसके बारे में पता है आपको? थिंक विथ गूगल, नहीं पता। ओके। थिंक विथ नो गूगल, नो सर। हेलो, यस यस, कौन कुछ बोल रहे थे? ओके, ठीक है। thinkWithGoogle.com पे अगर हम लोग आते हैं, इसको क्लिक करता हूँ मैं, नोट्स कर लेना, ठीक है। जो भी मैं कुछ नए टूल्स बता रहा हूँ आपको, तो नोट कर लेना, और आपके लेजर टाइम में आप उसको जो है एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या है। थिंक विद गूगल में आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं खुद होके आपको पढ़ना चाहिए। गूगल का खुद का एक क्या बोल सकते हो उसको, ब्लॉग समझ लो या न्यूज़लेटर समझ लो, जो भी लेटेस्ट कुछ गूगल में होता है या लेटेस्ट कुछ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में होता है, तो आपको यहाँ पे उसके इंसाइट्स मिलेंगे, न्यूज़लेटर्स मिलेंगे, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पे थिंक विद गूगल में आपको मिलती है, जैसे गूगल ट्रेंड्स के बारे में, टूल्स फॉर मार्केटर्स, ठीक है। मार्केटर्स यानी डिजिटल मार्केटर हो या किसी भी प्रॉपरली स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटर्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अपनी साइट को टेस्ट कर सकता हूँ, और बाकी के भी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे भी आप इन गूगल ट्रेंड्स के बारे में तो मैं बता दिया है मैंने, और ये भी आप देख सकते हो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका क्या मीनिंग है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये अपना पार्ट भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ टेस्ट माय साइट में, और यहाँ पे भी आपको अगर ऊपर में आओगे तो आपको यहाँ टूल्स में आपको टेस्ट माय साइट दिखेगा, तो किसी कहीं पे भी जाओ एक ही है, मैं इसको ये कर देता हूँ क्लिक टेस्ट माय साइट में। और यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ साइट को, और इसको बोलता हूँ कि इम्प्रूव योर मोबाइल साइट टू बूस्ट योर बिजनेस, ये हमें बता देता है कि हमारी साइट कैसी है, क्या है लोडिंग स्पीड मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। गूगल पेज स्पीड इंसाइट ये तो अलग है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें एनालाइज मतलब बता देते, देखते हैं हम लोग क्या क्या बताता है, ठीक है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे हम लोग फुल रिपोर्ट भी ले सकते हैं। और ये रेटिंग बहुत पुअर बता रहा है, पुअर साइट स्टार्ट टू लोड इन ओवर 2.5 सेकंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था 2.5 सेकंड्स के ऊपर अगर कोई साइट लोड हो रही है तो वो रेटिंग दे देगा, पुअर का टैग लगा देगा, ठीक है। तो 2.5 सेकंड्स में आपकी साइट लोड होनी चाहिए, ठीक है। अब मोस्टली नहीं होते हैं, ठीक है, जितना भी हम चाहे कोशिश कर लो, क्योंकि हम कुछ उसमें मिनिफिकेशंस वगैरह करते हैं, सीएसएस हमारा जो होता है, सीएसएस यानी कि हम लोग डिज़ाइन, एनिमेशन और भी कुछ बहुत सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते प्रॉपरली, तो उसके लिए भी हमारा जो है साइट लोडिंग का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे योर स्पीड रिजल्ट्स ऑफ brenopedia.com, योर मोबाइल पेज स्पीड इज 5.7 सेकेंड्स ऑन 4G कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3G का नहीं लेता, 4G का ही ठीक है, सबके पास 4G है। तो 5.7 सेकेंड्स ले रहा है लोड होने में,
तो पुअर बता रहा है, ठीक है, इसको भी हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आगे चल के देखेंगे। लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज योर मोबाइल साइट। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो बूस्ट योर स्पीड, फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर, कस्टमर्स आर इम्पेशेंट, सो द स्पीड ऑफ योर साइट हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन कन्वर्शन एंड बाउंस रेट्स। अगर आप एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस साइट है या किसी भी तरह का ब्लॉग साइट है, जो यूजर जो आता है या कस्टमर, हमें नहीं पता होता है कि वो हमारा प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर होगा या नहीं होगा। अगर हमारी साइट बिजनेस पर्पज से है या किसी भी पर्पज से है तो हम लोग उसको कस्टमर ही उसको अज्यूम करेंगे। और वो लोग होते हैं इम्पेशेंट, उनको ज़्यादा डिले या इस तरीके की जो अगर प्रॉब्लम आती है लोडिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इंप्रूविंग यूर लोड टाइम बाय 0.1 सेकंड कैन बूस्ट कन्वर्शन रेट्स बाय 8%। देखो कन्वर्शन रेट ये क्या है, मतलब आपको पता है क्या कन्वर्शन रेट? आप अगर फेसबुक मार्केटिंग या गूगल एड्स अगर आपको पता जानते हो तो कन्वर्शन के बारे में आपको पता होगा। तो Yes. ठीक है, तो कन्वर्शन अगर बढ़ाना है तो हमारी साइट का स्पीड अगर 0.1 सेकंड से भी अगर का मतलब क्या होता है, इंप्रूव योर लोड टाइम 0.1 सेकंड से भी हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो हमारा कन्वर्शन रेट 8% से बढ़ जाता है। 0.1 सेकंड, कैन यू इमेजिन? गूगल का ऐसा मानना है, और गूगल की ये थियरीज है, थियरीज नहीं बोल सकते, ये प्रैक्टिकलिटी है। गूगल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये झूठ नहीं बोलेंगी। अगर हमारे साइट की स्पीडिंग लोडिंग स्पीड अगर कम है तो हमारा कन्वर्शन रेशो ऑब्वियसली कम होगा। इसलिए मैं जैसे कोई भी अगर फेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक की एड्स प्रॉपरली या फिर गूगल एड्स अगर कोई करता है तो मोस्टली जो भी लैंडिंग पेजेस अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, आगे चल के हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। लैंडिंग पेजेस का भी ऑप्टिमाइजेशन करना, उसका भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, लोडिंग स्पीड, क्योंकि अगर लैंडिंग पेज का अगर लोडिंग स्पीड नहीं है, पेज स्पीड नहीं है, तो वहां से भी हमें कन्वर्शन नहीं मिलेगा। सो वो भी एक मेजर पॉइंट है, उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। गूगल एड्स या जो भी हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग, पीपीसी, जो भी बोलो, सोशल मीडिया फेसबुक एड्स हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे हमें लैंडिंग पेज देना होता है। अगर उसका भी स्पीड कम है तो कन्वर्शन रेशो या कन्वर्शन जो रेट है हमारा बहुत कम आएगा। सो ये भी एक मेजर इशू होता है। हम लोग CTR और CPC और बाकी की भी चीज़ें देखते हैं, और ये भी इस चीज़ को मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, राइट। देन रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। अगर हम लोग गेट पर्सनल में आते हैं तो नाउ दैट यू हैव मेड अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, इट्स टाइम टू गेट पर्सनल। नो टू कस्टमर्स आर अलाइक and delivering on their needs with relevant experiences is key to winning business। तो ये चीजें, नो टू कस्टमर्स आर अलाइक, दोनों कस्टमर्स एक सरीके नहीं होते हैं। डिलीवरिंग ऑन देयर नीड्स विद रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस इज द की टू विनिंग बिजनेस। गूगल खुद बोल रहा है डिजिटल मार्केटर्स को कि अगर आपकी साइट का फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छा नहीं है, गुड फर्स्ट इंप्रेशन नहीं है, तो क्या होगा? देखिए, पीपल आर 40% मोर लाइकली टू स्पेंड मोर देन प्लान्ड व्हेन दे आइडेंटिफाई द शॉपिंग एक्सपीरियंस टू बी हाईली पर्सनलाइज्ड। ठीक है, ये सब इसका, ठीक है, इसको मीनिंग मैं अभी अभी आपको ट्रांसलेट करके, मेक इट सीमलेस आफ्टर डिजाइनिंग एन एक्सपीरियंस जस्ट फॉर देम, कस्टमर्स विल बी मोर लाइकली टू कन्वर्ट, मेक की एक्शंस लाइक साइन अप, साइन इन एंड चेकआउट सीमलेस। अब ये मेरी साइट का जो भी है, कोई ये तो नहीं है शॉपिंग वेबसाइट, यहाँ पे रिकमेंडेशंस बता रहा है वो, ठीक है, हम लोग इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। 77% ऑफ स्मार्टफोन शॉपर्स आर मोर लाइकली टू परचेस फ्रॉम कंपनीज हुज मोबाइल साइट्स और एप्स अलाउ देम टू मेक परचेसेस क्विकली, है ना। हम भी रिकमेंड करते हैं, हम भी खुद अगर हमारा साइट अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, सबसे पहले तो आज की डेट में मोबाइल साइट जो है मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे चल के मोबाइल फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में भी देखने वाले हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए कि 0.1 सेकंड से भी हमारा अगर लोडिंग स्पीड कम है तो हमारा कन्वर्शन रेट 8% से नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर है तो ऊपर हो जाएगा 8% से, ऐसा गूगल कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। तो गूगल का ये जो है इसकी रिकमेंडेशंस हमें देखनी चाहिए। थिंक विद गूगल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको विजिट करें और
इसके जो भी इंसाइट्स है न्यूज़लेटर से या जो भी आर्टिकल से, फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारे, क्रिएटिविटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मशीन लर्निंग, मैनेजमेंट एंड कल्चर, टूल्स में जाओ तो ये ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एप्स एंड मोबाइल के लिए, डेटा एंड मेजरमेंट, रिटेल सर्च, यूट्यूब के लिए, कंज्यूमर इंसाइट्स, कंज्यूमर जर्नी, कंज्यूमर ट्रेंड्स, ये आप पढ़ो अगर आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होना ही चाहिए आपको वैसे, तो आपको इस जो है thinkWithGoogle.com को आपको विजिट करना चाहिए। यहाँ पे आप साइन इन भी कर सकते हो अपना अपना जो भी है ईमेल आईडी के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो, न्यूज़लेटर्स भी आते हैं। ठीक है, ये हो गया है जो पेज है स्पीड। पेज स्पीड के बारे में। देन पेज स्पीड के लिए कुछ प्लगइन्स मैं रिकमेंड करता हूँ, WP रॉकेट, W3 टोटल कैशे। ये जो प्लगइन है WP रॉकेट मैं खुद यूज करता हूँ, बहुत ही अच्छा प्लगइन है। W3 टोटल कैश, WP सुपर कैश, WP ये डबल आ गया है क्या, ठीक है। शॉर्ट पिक्सल, ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है। शॉर्ट पिक्सल ये हमें इमेज जो है इमेज को कॉम्प्रेस कर देता है। जो भी हमें, अगर हमने जितने भी इमेजेस यूज करते हैं हम लोग, तो जैसे SD इमेजेस हो गए या PNG इमेजेस हो गए, तो हम लोगों को उस इमेजेस को कॉम्प्रेस करना है। जैसे मान लो कि 1 MB का अगर कोई है या 700-800 KB का अगर कोई इमेज है, तो उसको 50, 54, 50, 60 KB में उसको कन्वर्ट कर देता है विदाउट लूजिंग इट्स क्वालिटी। शॉर्ट पिक्सल बहुत ही अच्छा प्लगइन है। WP सुपर कैश, W3 टोटल कैश, WP रॉकेट बहुत ही अच्छा। स्मश सुकुरी फायरवॉल, ये फायरवॉल सिक्योरिटी इस हिसाब से यहाँ पे मैंने डाल दिया है, सिक्योरिटी हमारी जो भी है वेबसाइट की उस हिसाब से। आई थिंक सिक्योरिटी वैसे एक प्लगइन होता है, उसको मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा ये सेशन कंप्लीट होने के बाद, मतलब SEO का पार्ट कंप्लीट होने के बाद। लाइट स्पीड कैशे, ये भी अच्छा एक प्लगइन है। स्मश, स्मश भी एक अच्छा प्लगइन है। ऑटो ऑप्टिमाइज, क्रिटिकल CSS, ये जितने भी प्लगइन्स है ये सभी नहीं आपको यूज करने, बट ये सारे के सारे टॉप के प्लगइन्स है, टॉप 10 प्लगइन्स है। जो यहाँ पे कोई दूसरा प्लगइन था एक्चुअली, मैं कोई कुछ भूल गया, यहाँ पे डबल कैसे आ गया। सो ये टॉप 10 प्लगइन्स है जो आपको इसको ये करना चाहिए, यूज करना चाहिए अपने वेबसाइट्स में। और आई हाईली रिकमेंड WP रॉकेट, क्योंकि WP रॉकेट मैं खुद यूज किया है मैंने कुछ वेबसाइट्स में क्लाइंट्स के, तो अच्छा रिजल्ट देता है वो। और स्मश भी अच्छा है, शॉर्ट पिक्सल भी अच्छा है, W3 टोटल कैश भी अच्छे हैं। तो ये सारे, जैसे अगर मैं इसको नंबर वाइज अगर इनको नंबर देता हूँ, तो WP रॉकेट फर्स्ट नंबर पे आएगा, देन W3 टोटल कैश सेकंड पे आएगा, स्मश थर्ड पे आएगा, शॉर्ट पिक्सल फोर्थ पे आएगा। ठीक है, इस हिसाब से। तो कोई भी एक प्लगइन चाहो तो सब कुछ इस्तेमाल करके देख सकते हो, ऐसा कोई नहीं। अगर यूजफुल नहीं है तो डिलीट कर दो, डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दो, दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करो, दूसरे प्लगइन के साथ जो है उसका रिजल्ट देखो। देन आता है साइट आर्किटेक्चर। ठीक है, साइट आर्किटेक्चर यानी वेबसाइट आर्किटेक्चर इज हाउ अ वेबसाइट्स पेजेस आर स्ट्रक्चर्ड एंड लिंक्ड टुगेदर। एन आइडियल वेबसाइट आर्किटेक्चर helps users and search engine crawlers easily find what they are looking for on a website. अब एग्जैक्ट जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट सॉरी एक इमेज मैंने आपको यहाँ पे दिया है, तो ये एक इमेज है और ये एक इमेज है। तो ये इमेज, इसका साइट आर्किटेक्चर कैसा है, यहाँ पे होम पेज है और यहाँ पे कोई अलग पेज है, यहाँ पे अलग पेज है, यहाँ पे अलग पेज है, ये अलग पेज यहीं से निकल के आ रहा है। तो गूगल के क्रॉलर्स को भी नहीं समझता है कि मुझे क्या करने का है, और ना ही ह्यूमंस को समझता है, विजिटर्स को समझता है कि ये पेज का लिंक इसके साथ किसी भी तरीके से है क्या, ये पेज इस तरीके इसको इसके साथ कैसे कनेक्ट है। तो कोई हायरार्की नहीं है। सबसे पहली बात तो हायरार्की समझ में आना चाहिए कि हमें हमारी वेबसाइट जो है किस तरीके से आर्किटेक्ट, जैसे हम लोग वायर फ्रेम बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के पहले हम लोग वायर फ्रेम बनाते हैं। तो आपको शायद पता होगा कि मेरा होम पेज होगा, देन मेरा अबाउट अस का पेज होगा, देन सर्विसेज का पेज होगा। सर्विसेज के में कितने सारे सर्विसेज है, उसमें से हम लोग सब कैटेगरीज या जो भी कैटेगरीज है सर्विसेज की, उसका एक हायरार्की है। तो इस हिसाब से हमें करना चाहिए। जैसे ब्लॉग के सेक्शन में हमने देखा था कि हमने सब कैटेगरीज और कैटेगरीज किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये जो सेकंड इमेज है, सेकंड इमेज आपको अगर
मैं थोड़ा सा इसको फुल कर देता हूँ। सेकंड इमेज है, ठीक है। यहाँ पे इसका देखिए हायरार्की कितना सिस्टमेटिक है, और ऐसा ही हमारा आर्किटेक्चर होना चाहिए वेबसाइट का। जैसे ये हमारा मेन वेबसाइट है, होम पेज, यहाँ पे बाकी की जो सब पेजेस हैं, देन उनके सब पेजेस हैं, तो इस हिसाब से हमारा हायरार्की होना चाहिए। जैसे हम लोग एक दूसरा अगर कोई देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लेते हैं ब्लॉग का, जैसे अगर कोई फूड से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, तो जैसे देखिए यहाँ पे कुकीज़ की रेसिपी है, कुकीज़ की रेसिपी एक उसका पेज है, देन उस पेज के नीचे कुकीज़ की रेसिपीज़, देन केक की रेसिपीज़, देन बाकी मफिन रेसिपीज़, देन इक्विपमेंट रिव्यूज़, जो भी हम लोग एफिलिएट अगर चलाते हैं तो इक्विपमेंट्स के रिव्यूज़ या फिर अनबॉक्सिंग के जो भी हम लोग देते हैं रिव्यूज़ वगैरह। तो इस हिसाब से हमें इस तरीके की हायरार्की होनी चाहिए हर वेबसाइट में, हर ब्लॉग में, ताकि क्रॉलर्स को और ह्यूमंस को कोई दिक्कत ना आए आपके पेज को, आपकी वेबसाइट को समझने के लिए। तो ये होता है साइट आर्किटेक्चर। साइट आर्किटेक्चर प्रॉपरली जब भी हम लोग वेबसाइट डिजाइन करने के लिए रेडी होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक पेज पे हमारी वेबसाइट किस तरीके से रन होगी, कौन सा पेज कहाँ पे बटन देना है, कहाँ पे कौन से पेज के नीचे कौन सा पेज आना चाहिए, ये सारी चीजें हमें ऑर्गेनाइज वे से करना चाहिए। इसको बोलते हैं साइट आर्किटेक्चर। तो साइट आर्किटेक्चर, जैसे मैंने शॉपिंग मॉल का आपको एग्जांपल दिया था, तो उस हिसाब से शॉपिंग मॉल के हिसाब से हमें अपनी वेबसाइट का आर्किटेक्चर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देन एसएसएल सर्टिफिकेट, बाकी की जो चीजें हैं ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये साइट आर्किटेक्चर पे यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप कर देते हैं, और बाकी की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे एसएसएल सर्टिफिकेट, देन 404 errors, then broken links, robots.txt, canonical tags, then schema, बाकी की जो सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करते हैं। सो आज थोड़ा सा, ठीक है, 15 मिनट्स अर्लियर हो गया, ठीक है। किसी को कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो। एक होस्टिंग का वेबसाइट चेक कर सकते हो सर, मतलब वो अच्छा होस्टिंग है क्या नहीं, वो आप बताएंगे? कौन सा? इको वेब होस्टिंग करके है। इको वेब होस्टिंग? हाँ, इको वेब .co.uk। सर्वर लोकेशन लंदन दिखा रहा है, यूके दिखा रहा है, मतलब ठीक है। कैसा है, देखो सर्वर्स का कैसा होता है, होस्टिंग सर्वर्स का, अगर हमारा सर्वर, जैसे हमारे इंडिया का ना टेम्परेचर बहुत हॉट है, ठीक है। तो यहाँ सर्वर के लोकेशंस अगर है, तो मैं 100% बोलूँगा कि हमारी जो वेबसाइट की जो स्पीड होती है ना, वो कम होगी ऑब्वियसली। और जितने भी बड़े बड़े होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, जैसे साइड ग्राउंड हो गया, होस्टिंगर हो गया, या फिर बाकी के जो वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, जैसे फेसबुक के होस्टिंग हो गए, गूगल, अमेजोन, इनके जो होस्टिंग्स होते हैं, जो भी डेडिकेटेड होस्टिंग, इनके तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो इनके सारे के सारे होस्टिंग कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं पता है आपको? मोस्टली अंटार्कटिका में। नॉर्थ साइड पे, मोस्टली अंटार्कटिका में, ठीक है। या फिर यूएसए, कनाडा, इस ऐसे जैसे बर्फीले जो देश होते हैं ना, हाँ, वहां पे होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जिस साइड में जितना ट्रैफिक आएगा, ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर की बात अगर कर लेते हैं, हमारे लैपी की अगर बात कर लेते हैं, अगर हम लोग वहाँ पे एट ए टाइम मल्टीपल सॉफ्टवेयर या मल्टीपल ब्राउजर्स टैब्स ओपन करके रखे हैं, तो हमारा जो है प्रोसेसर गर्म हो जाता है और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। जस्ट लाइक दैट, हमारा जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है, होस्टिंग में अगर हमारी ट्रैफिक ज़्यादा आती है, होस्टिंग उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, सर्वर हमारा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, होस्टिंग सर्वर भी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद हो सकता है मोस्ट ऑफ द केस, मोस्टली वो
क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो ऐसे ऐसे कोल्ड रीजन में अगर है हमारा सर्वर, तो वो कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो मोस्टली जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स रहते हैं ना, उनका सर्वर लोकेशन कहाँ है ये देख लेना सबसे Okay. पहले। मैं सर्वर ये यूज करता हूँ, मेरा एनुअल पैकेज है इसका, अनलिमिटेड का। अच्छा, ठीक है ना। इनका होस्टिंग जो है ना यूके, ठीक है, यूके, यूएस, कनाडा, यहाँ के जो है होस्टिंग सर्वर्स लोकेशंस होते हैं वो ठीक है, मतलब अच्छी लोकेशन, क्या बोल सकते हैं उसको, अच्छा सर्वर है। और दूसरी बात, सपोर्ट होना चाहिए होस्टिंग प्रोवाइडर के। जैसे हमारा अगर वेबसाइट में कोई गड़बड़ है तो हमें वहाँ से सपोर्ट कैसे मिल रहा है, हाँ, सपोर्ट। इनका पहले टिकट रेज करना पड़ता है, या फिर इनका एक पर्टिकुलर टाइम है, सुबह 9 से शाम को यस, 6 बजे हाँ तक वो हाँ लाइव चैट हाँ, पे अवेलेबल रहते हैं। मतलब सपोर्ट होता है ना वहाँ से। हाँ हाँ, होता अगर है। हम लोग पुणे, मुंबई या ऐसे लोकल के अगर होस्टिंग प्रोवाइडर से हम लोग होस्टिंग लेते हैं ना, तो वहाँ का हाँ बहुत ही चीप होता है और बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंसेस है मेरे साथ भी। नहीं, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है मेरा, मतलब हम्म मैं हूँ मैकेनिकल इंजीनियर। हम्म मैं पहले जब ये स्टार्ट किया ना, हम्म तब मैं पहले इनके साथ चैट करते वक्त ही ऐसे उनके गाइडेंस से ही काम चालू किया है। हम्म हम्म, हम्म, अच्छा अच्छा, नहीं वो करते, सपोर्ट करते हैं ये लोग। हाँ, सपोर्ट सपोर्ट बहुत सिर्फ मतलब क्या होता है इनका ऐसा टोल फ्री नंबर वगैरह कुछ नहीं है ना, वो मेल थ्रू कांटेक्ट करना पड़ता है इनको, हम्म यही सिर्फ है। हम्म बाकी तो बहुत जितने भी क्वेरी आप पूछो वो आंसर देते ही है। हाँ, सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको इजीली सॉर्ट, या जो भी चैटबॉट है, या हम लोगों को कोई अगर एग्जीक्यूटिव अगर मिलता है तो अच्छा है। तो मोस्टली जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं ना, इनके ऊपर ज़्यादा उनका फोकस रहता है सपोर्ट सिस्टम पे। बहुत सारे लोग सपोर्ट सिस्टम की वजह से होस्टिंग छोड़ देते हैं। जैसे होस्ट गेटर, ये एकदम थर्ड क्लास होस्टिंग प्रोवाइडर है होस्ट गेटर। आई नेवर रिकमेंड दैट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। ये है, ऐसा है। तो मोस्टली हमारा सर्वर लोकेशन कहाँ है, इसको सिलेक्ट करके आप उसको सिलेक्ट करो सर्विस होस्टिंग को, राइट। ओके। गोडेगिट्टी का कहाँ का है? बकवास, सबसे बकवास, नहीं खरीदना, कभी नहीं खरीदना। और वो लोग पैसे भी बहुत ज्यादा लेते हैं, हाँ, और बहुत ही एसएसएल लूटते हैं। उनका सर्वर एसएसएल को लोकेशन ज्यादा इंडिया, पैसे लेते हैं। उनका सर्वर लोकेशन इंडिया में ही है। ये इको वेब होस्टिंग वाला है ना, हाँ इनका एसएसएल फ्री में आता है। हाँ, एक्चुअली कैसा है ना, मोस्टली जो सर्वर होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं ना, एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री में ही देते हैं। गोडैडी नहीं देता, वो एक्स्ट्रा पैसे गोडैडी, मांगते हैं। गोडैडी तो सबसे चीपेस्ट सबसे मुझे तो बहुत ही बकवास लगता है गोडैडी। क्यों लेते हैं लोग पता नहीं, फंस जाते हैं बेचारे, क्या करते होंगे उनको भी वो पता नहीं रहता। पैकेज देते हैं ना, स्टार्टअप बंडल वगैरह, हाँ, वो वो बंडल सब बाज। वो वो सब लूटने के तरीके हैं। लोगों को पता नहीं रहता मोस्टली, क्या कर सकते बेचारे, कुछ आइडिया नहीं होता उनको, खरीद लेते हैं क्या है, ऐसा है। क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट मोस्टली होस्टिंग के साथ फ्री आते हैं। और ये 4C HTTPS भी अवेलेबल है इसमें। हाँ, HTTPS यानी वही सर, एसएसएल का ही है, हाँ एसएसएल ही है। हाँ। ओके, और कोई कुछ? आई थिंक पूजा हैज लेफ्ट, उसका कोई इशू आ रहा है साउंड का। सर मला एक विचारायचं होतं, म्हणजे हाँ विचारा। म्हणजे आता म्हणजे मी अजून वेबसाईट वगैरे काही बनवली नाहीये. बरं, हाँ सो लाईक तुम्ही म्हणजे बिंग व्हेरी न्यू इन टू डिजिटल, तर तुम्ही काय रेकमेंड कराल? म्हणजे ब्लॉग्स वगैरे कशावर जास्त लिहू वगैरे, तुम्ही जे सांगितलंय तर वेबसाईट बनवल्यानंतर जर ब्लॉग लिहायचाच असेल तर तो कशा संदर्भात लिहावा, असं काही तुम्ही सांगू शकता का? नाही नाही, मी तर सांगू शकतो, असं काही नाही, मी तर सांगू शकतो की तुम्ही कशावर लिहायला पाहिजे, कशावर नाही लिहायला पाहिजे. पण हा हा. तुमचं इंटरेस्ट कोणत्या म्हणजे याच्यामध्ये आहे, कोणत्या टॉपिक मध्ये किंवा कोणत्या सब्जेक्ट मध्ये आहे, तुम्हाला काय करायला आवडते मोस्टली, म्हणजे पॅशनेट आहे आपल्याला. ज्या दिवशी मी सांगितलं पहिल्यांदा की आपल्याला जी गोष्ट रात्रंदिवस न करता न थकता आपण ती करू शकतो, आणि आपल्याला केव्हाही जरी झोपेतून जरी उठवलं तरी ती आपल्याला करायला आवडते म्हणा, की आपण आवडते. थकत नाही.
तर हा, ती हा. गोष्ट म्हणजे आपला इंटरेस्ट किंवा आपलं पॅशन. त्या गोष्टीशी रिलेटेड आपण ब्लॉग किंवा त्या गोष्टीशी रिलेटेड आपण आपली इन्फॉर्मेशन किंवा नॉलेज आपण शेअर करू शकतो लोकांसोबत. अशा ओके. गोष्टीचं सिलेक्शन करायचं. आणि हम्म, असं नाही आहे की कोणी जर करत आहे तर आपण अरे बा त्याला तर चांगलं ट्रॅफिक मिळेल किंवा तो चांगला करत आहे किंवा त्याचाच निश मी त्या निश वरतीच मी काम करेन, तर असं नाही. आपण जसं मी सांगतो की आपण जसं गुराढोरांचा कळप जसं जातो ना, तसं कळप सारखं नाही जायचं आपण त्याच्या मागे मागे. म्हणजे आपण थोडासा पाथ वेगळा निवडायचा आपण स्वतःचा आपला आणि त्याच्यावरती थोडस मेहनत करायचं, रिसर्च करायची, आपलं थोडंसं नॉलेज वाढवायचं, एक्सपिरियन्स वाढवायचा, थोड्याशा स्किल्स वाढवायच्या आणि मग आपण शेअर करायचं. जसं तुम्हाला कुठले फूड मध्ये इंटरेस्ट असू शकते, कुकिंग मध्ये इंटरेस्ट असू शकते, तुम्हाला रायटिंग रीडिंग्स मध्ये किंवा कुठल्याही गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट असू शकते. तुम्ही तुमचं स्वतःचं इंटरेस्ट शोधा, तुम्हाला काय आवडते जास्त करायला आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही स्टार्ट करा. ओके ओके है ना. शुअर. आणि मी सांगितलं म्हणून नाही करायला पाहिजे असं की मी सांगेन तुम्हाला फूड आवडत असेल, कुकिंग आवडत असेल तर त्याची रेसिपीची रिलेटेड तुम्ही ब्लॉग सुरू करा. पण तुम्ही सुरू करू शकता, पण तुमचा इंटरेस्ट नाही आहे, तुम्ही 2-4 ब्लॉग लिहिल्यानंतर अरे ठीक आहे मला तर नाही जमत आहे, आता मी नाही करणार, तर मग काय करणार तुम्ही, सोडून द्याल तिथे. बरोबर बरोबर. आहे की नाही. म्हणजे माझं मी तर रिकमेंड करेल तुम्हाला, भरपूर सारे टॉपिक रिकमेंड करणार, पण आफ्टर ऑल तुम्हाला ते करायचं आहे. बरोबर आहे की नाही. असं आहे. आणि तुम्ही जेव्हा पण ब्लॉगिंग जर सुरू करायचे असेल तुम्हाला केव्हाही आपल्या कम्युनिटीमध्ये माझा नंबर आहे किंवा ग्रुपमध्ये चॅट करू शकता, केव्हाही मी रिप्लाय करतो, कुठलाही प्रॉब्लेम आला कुणालाही तरी. बरोबर. राईट. शुअर. हाँ. और कोई है, किसी को कुछ पूछना है? विजय लक्ष्मी, सनी आप हो कि नहीं? हाँ सर. हाँ, कोई कुछ पूछना है आपको, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं अभी कोई मैं. हाँ कुछ भी आए तो पूछना जरूर, ठीक है. हाँ. ओके 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 देन यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं इस सेशन को, कल मिलते हैं, ठीक है. ओके सर. ओके सर. ओके बाय बाय, गुड नाइट. बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट. गुड नाइट. बाय.